गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को VB.NET के बेसिक सिंटैक्स के बारे में बताऊंगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम VB.NET में कोई भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। VB.NET बेसिक सिंटैक्स, इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट, क्लास और मेथड्स का यूज़ करके एक VB का प्रोग्राम लिखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम VB.NET यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी क्लासेस लगती हैं। उन क्लासेस के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो हमने बेसिक हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक मेथडोलॉजी है हमारे VB एप्लीकेशन में यूज़ होने वाली, जैसे कि प्रोसीजर्स, आपके मेथड्स, मॉड्यूल्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम VB.NET में जो यूज़ होने वाली क्लासेस हैं, मेथड्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम इन्हें VB.NET एप्लीकेशन को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इन सब को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं VB.NET के बेसिक सिंटैक्स से कि जब हम VB.NET का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी कोड हम लिखते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, या बोलना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से वो मेथड्स, क्लासेस या एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे VB.NET के प्रोग्राम का किस तरीके से होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो VB.NET है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो VB.NET जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेथडोलॉजी को यूज़ करता है और जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होती हैं। तो देखते हैं कि जब हम एक VB.NET का एक कोड लिखते हैं या हम जब एक स्टार्टिंग प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से वो मेथड्स या वो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिनसे हम VB.NET में कोई एप्लीकेशन के लिए कोई कोड लिख पाएँ, कोई प्रोग्राम हम लिख पाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि VB.NET जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो भी मेथडोलॉजी है उनका यूज़ करेंगी। मतलब इसमें हमारे पास बेसिकली बहुत सारी क्लासेस होंगी और अगर क्लास है तो क्लास के हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। क्लास क्या है, मेथड्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, मॉड्यूल्स क्या हैं, इन सब के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको VB.NET में यूज़ होने वाले इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेथडोलॉजी के बारे में मैंने बताया है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय द मीन ऑफ एक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम किसके क्रिएट करते हैं, क्लासेस की क्रिएट करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट हमको वो परमिशन देते हैं कि हम किसी एक नेचर या किसी एक एट्रीब्यूट या फीचर पर बेस्ड कोई काम हम कर सकें। हम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स, ग्रुप ऑफ डेटा फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शनैलिटीज़ को और उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इंटरेक्ट करता है, कोई भी पर्टिकुलर हम उस हिसाब से वैसा क्लास क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से हम क्लास बनाते हैं जिस तरीके का हमें काम या एक स्टेट या एक बिहेवियर परफॉर्म करना होता है तो हम क्लास क्रिएट करते हैं और उन क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। The action that an object may take are called the methods। और जो एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं हम उन्हें किन्हीं ना किन्हीं मेथड्स के थ्रू
मेथड्स मैंने आपको बताया है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ग्रुप ऑफ कोड होता है, या मेथड्स के थ्रू करते हैं, या तो फंक्शंस के थ्रू करते हैं, या तो प्रोसीजर्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के लिए क्रिएट होते हैं, और क्लास में हम अपने जो भी एक्शन हमें परफॉर्म करना होता है उनके हिसाब से डेटा मेंबर्स, डेटा फंक्शंस, मेथड्स या प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, जिनके थ्रू हम पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू हैव द सेम टाइप्स और मोर ऑफ्टन आर सेड टू बी इन द सेम क्लास। तो सेम, जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम अपने क्लास को प्राइवेट बनाते हैं तो हमारे डेटा मेंबर्स या डेटा फंक्शन जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही प्राइवेटली मोड में ही काम करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें पब्लिकली स्पेसिफाई करते हैं, पब्लिकली डिफाइन करते हैं, तो हम उन्हें एक से ज़्यादा क्लासेस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी हम VB.NET का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज़ करेंगे, और उन क्लास के अंदर हम अपने वेरिएबल्स और मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो जब भी हमारा VB.NET का प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास वो बेसिक 4 सिंटैक्स हमारे पास होंगे, बेसिक 4 फॉर्मेट हमें फॉलो करने हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है वो गिवन फॉर्मेट जिनके थ्रू हम अपना कोड रिटर्न कर सकें। कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर एक सिंटैक्स मिलता ही है, उन सिंटैक्स को ही फॉलो करके हम बाय द रूल अपना यूज़र क्रिएटेड कोड लिख पाते हैं। तो जब भी हम VB.NET में कोई भी प्रोग्राम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमारे पास क्लासेस होंगी, हमारे पास मेथड्स होंगे, और हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल्स जो कि हमारे उस समय जो हम काम कर रहे हैं, उस समय जो रियल डेटास को हैंडल करेंगे, वो हमारे क्या बनेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे। तो हम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे उन क्लास के बिहेवियर और उनके स्टेट्स को बताते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, जब हम, अगर मान लीजिए मैं फ्रूट क्लास बना रही हूँ, तो फ्रूट क्लास के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल्स हैं। तो फ्रूट क्लास के अंदर वो सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, वो सारे ग्रुप ऑफ फ्रूट्स इंक्लूड होंगे, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होगा ये उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चलेगा। अगर मैं उन फ्रूट क्लास में से मैंगो पिक कर रही हूँ तो वो मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं उन फ्रूट क्लास से ऑरेंज पिक कर रही हूँ तो वो ऑरेंज ऑब्जेक्ट का होगा। अब मैंगो और फ्रूट, ये दोनों मैंगो और ऑरेंज, ये जो है ये दोनों फ्रूट ही हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर और स्टेट जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन प्रॉपर्टी उनमें ये है कि वो फ्रूट क्लास में बिलोंग करते हैं। तो हम जब भी, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि जब भी हम एक VB.NET का प्रोग्राम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये बेसिक 4 फॉर्मेट्स हमको फॉलो करने हैं। क्लास बनाना है, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उन क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, उन क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, जिनका यूज़ करके हम एक बेसिकली पर्टिकुलर टाइप का टास्क जिसके लिए हमने क्लास डिफाइन किया है वो हम कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम VB.NET का यूज़ करके क्लासेस, ऑब्जेक्ट और मेथड्स और वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल क्लास बनाया है। हम रेक्टेंगल क्लास इसलिए बना रही हूँ, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का, मान लीजिए हमारा प्रॉब्लम है, हमें कोड लिखना है कि हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे और उस रेक्टेंगल क्लास का यूज़ करके हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सीधा मैं आप लोगों को कोड पर लेके चलती हूँ, और जो बेसिक 4 सिंटैक्स, जो VB.NET सिंटैक्स है, उसमें जो बेसिक 4 हमारे मेथड, हमारे स्टेप्स हैं, वो है क्लास क्रिएट करना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, मेथड्स बनाना, उन मेथड्स के थ्रू
वो फंक्शन वो टास्क करवाना, और इन वेरिएबल और क्लास को इन वेरिएबल और मेथड्स को जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके थ्रू एक्सेस करना। तो ये बेसिक 4 मेजर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे सिंटैक्स हैं VB.NET प्रोग्राम के। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी हम प्री डिफाइन कोई भी हमको अगर प्री डिफाइन वैल्यूज़ या क्लास हमको या फंक्शंस हमको यूज़ करने हैं, तो हमें अपने फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के जो सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। तो सबसे पहली लाइन हमारी है उनको इंपोर्ट करने की। हम अपने फाइल में उन्हें इंपोर्ट्स कर रहे हैं। इंपोर्ट कीवर्ड हमारी सिस्टम लाइब्रेरीज़ की जो बेसिक लाइब्रेरीज फाइल्स हैं उनको यहाँ पर इंपोर्ट करेगा। फिर मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर बनाया है पब्लिक। देन उसके बाद क्लास कीवर्ड यूज़ करके, और जो क्लास का नाम आप देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगल। अब इस क्लास के अंदर हम अपने डेटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस। अब फंक्शंस के साथ साथ हमने फंक्शन की जगह बहुत सारे ऐसे और भी ब्लॉक्स पढ़े हैं जिनको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। यहाँ पर फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है ये यूज़र पर डिपेंड करता है। आपको मेथड यूज़ करना है कि आपको फंक्शन यूज़ करना है कि आपको कोई प्रोसीजर यूज़ करना है। तो सबसे पहली इसके बाद की जो नेक्स्ट लाइन है वो है हमारे डेटा मेंबर की, जो कि मैंने प्राइवेट टाइप का डिक्लेयर किया है। ये प्राइवेट है, बस इसका जो स्कोप रहेगा, इनका जो लाइफ रहेगा उस क्लास के अंदर ही रहेगा। देन प्राइवेट लेंथ हमारा वो डेटा वेरिएबल है, और हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि हम अपने डेटा मेंबर को किस डेटा टाइप में रखना चाहते हैं, तो S डबल। नेक्स्ट हमने अगेन फिर से एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमें अपने रेक्टेंगल का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो सेकंड है हमारा विथ, जो कि डबल के टाइप का है। फिर नेक्स्ट है हमारा हमने एक मेथड डिफाइन किया है। इस मेथड के थ्रू हम अपने उन वेरिएबल्स को इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हैं। ये जो लाइन है ये कमेंट लाइन है ना। कमेंट लिखा है यहाँ पर। हमने पब्लिक टाइप का मेथड डिक्लेयर किया है। मैंने आप लोगों को बताया कि मेथड क्या होता है। मेथड्स, प्रोसीजर्स और फंक्शंस को देखने के लिए, जानने के लिए आप इसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट है हमने मेथड डिक्लेयर किया है, सब टाइप का मेथड है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, सब टाइप का मेथड है। मेथड का नाम है एक्सेप्ट डिटेल। तो ये जो ये जो मेथड है वो हमारे डेटा मेंबर लेंथ और विथ को जो है वैल्यू दे रहा है। देखिए हमने यहाँ पर लेंथ वेरिएबल को असाइन किया है 4.5 और विथ वेरिएबल को असाइन किया हुआ है हमने 3.5, और उसके बाद हमने मेथड को क्लोज कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं रेक्टेंगल क्लास का, जिसके थ्रू हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको लेंथ और विड्थ चाहिए। तो लेंथ इनटू विड्थ हमारे रेक्टेंगल का एरिया उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अपने डेटा मेंबर्स को क्या करना होगा, डेटा देना होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लेंथ वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं और विड्थ वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं। तो पहला जो मेथड है वो हमारे डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए दिया गया है, इसलिए इसका नाम हमने लिखा हुआ है एक्सेप्ट डिटेल। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन है। मैंने आप लोगों को बताया ही है, बार बार आप लोगों को कह भी रही हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम प्रोसीजर बना सकते हैं, हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे फंक्शन का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक टाइप का है, और फंक्शन का नाम है, फंक्शन कीवर्ड लिखा है मैंने। देन फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन का नाम है गेट एरिया, और उसके बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप हमें बताना है। तो जब भी ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू होगी डबल की तरह।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेंथ और विड्थ को जो वैल्यू हमने दी है उसके थ्रू हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेट एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, गेट एरिया को यहाँ पर कॉल किया है और कॉल करने के साथ हमने यहाँ पर कॉल करने के साथ हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है कि लेंथ इनटू विड्थ जैसे ही कैलकुलेट होगा वो एरिया, जैसे ही एरिया कैलकुलेट होगा लेंथ और विड्थ जो हमने डाला है उसके थ्रू वो जाकर गेट एरिया में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है आपका एंड फंक्शन, हमें जब भी कोई ब्लॉक क्रिएट करना है तो ध्यान रखिएगा, हम जब भी कोई भी ब्लॉक क्रिएट करेंगे चाहे वो सब ब्लॉक हो चाहे वो फंक्शन का ब्लॉक हो तो उसे हमें क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हम अपने जो भी हमारा एरिया है, जो भी एरिया हमने कैलकुलेट किया है हम उसे अब प्रिंट करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा फिर से एक मेथड डिफाइन किया है और वो है हमारा सब टाइप का मेथड है, पब्लिक है, जिसका नाम है डिस्प्ले। और जब भी कोई जब भी हमें VB.NET पर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी होती है, आउटपुट फॉर्म में लानी होती है, तो हमें राइट लाइन क्लास का फंक्शन यूज़ करना होता है, मेथड यूज़ करना होता है। और कंसोल जो है इस राइट लाइन क्लास का इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट है। हमारी क्लास है यहाँ पर कंसोल और हमारा मेथड है उस क्लास का राइट लाइन। जब भी हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, जैसे कि जब हम सी का प्रोग्राम बनाते थे तो हम वहाँ वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते थे, तो उसी जगह अब हम VB.NET एप्लीकेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है, जो लेंथ और विड्थ हमने दी है, अगर इन्हें हमें डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट के फॉर्म में हमें अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तब हमें कंसोल क्लास का राइट लाइन मेथड यूज़ करना है। राइट लाइन मेथड जो है वो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो भी फंक्शन के थ्रू या मेथड्स के थ्रू जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं या जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने में मदद करता है। तो कंसोल यहाँ पर हमारी क्लास है और राइट लाइन जो है उस कंसोल क्लास का एक मेथड है। और यहाँ पर कंसोल हमने उस क्लास के लिए कंसोल नाम का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर सब में डॉट लिखा हुआ है। तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम जब भी डॉट हमारे पास अवेलेबल होता है तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, हमेशा दो अलग अलग चीज़ों में हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जब भी हम किसी क्लास के डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो हमेशा हमें डॉट ऑपरेटर लेना होगा, क्योंकि डॉट ऑपरेटर ही इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है, एक मैसेज पास करने का काम करता है। तो कंसोल यहाँ पर हमारा ध्यान रखिएगा, कंसोल यहाँ पर हमारा जो है वो एक क्लास भी है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और उस क्लास का जो डेटा मेथड है या जो डेटा फंक्शन है वो है राइट लाइन, जिसका यूज़ हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल हम लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं, लेंथ से आपका कोलन, फिर ब्रैकेट में हम यहाँ पर 0 दे रहे हैं। 0 इसलिए दे रहे हैं ताकि हम नल वैल्यू हमारी कोई वहाँ से कैलकुलेट ना हो जाए। फिर उसके बाद हम लेंथ को प्रिंट करवा दे रहे हैं। उसी तरीके से हम विड्थ के लिए भी उसी तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम विड्थ को भी प्रिंट करवा रहे हैं, और उसी तरीके से हम अपने एरिया, जो हमने एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, उस एरिया को भी हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर गेट एरिया एक वेरिएबल है, यहाँ पर गेट एरिया हमने जब फंक्शन को कॉल किया है तो फंक्शन कॉल होने के बाद रिटर्न अपने ब्लॉक में जाएगा, और ब्लॉक में जाने के बाद लेंथ और विड्थ इन दोनों को कैलकुलेट करके जो भी एरिया है
उसको गेट एरिया में रख देगा और इससे हमको वो वैल्यू वापस से कहाँ मिल जाएगी, यहाँ ये रिटर्न बैक आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही है, जहाँ पर ये यहाँ से कॉल होकर वापस यहाँ आएगा और यहाँ पर एक्सेस करने के बाद यहाँ से वापस उस जगह पे जाएगा जहाँ पर वो कॉल हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ ही लिख दिया है। यहीं पर हम इसे कॉल कर रहे हैं। यहाँ से कॉल होने के बाद इसका जो कंट्रोल है वो वापस बैक जाता है जहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। ये हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। जब ये कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो गेट एरिया जो है वापस से रिटर्न बैक उस एरिया में जाएगा जहाँ पर उसे कॉल किया गया था। और उसके बाद हमने अपनी डिस्प्ले मेथड जो हमारा कि सब है, सब टाइप का मेथड है, उसको हमने यहाँ पर क्लोज किया है। अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अपने एक क्लास क्रिएट की है, उस क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उन क्लास के मेथड्स डिक्लेयर किए हैं और अभी तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी हम VB.NET में प्रोग्राम बनाएंगे तो 4 सिंटैक्स, 4 फॉर्मेट, 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड्स और आपके इंस्टेंस वेरिएबल। तो आफ्टर हम जब यहाँ पर ये स्टेटमेंट को जब हम प्रिंट करवा चुके हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, रेक्टेंगल क्लास का। यहाँ पर शेयर्ड एक कीवर्ड है, शेयर्ड कीवर्ड के थ्रू शेयर्ड कीवर्ड जो है वो हमें जब भी हम इस क्लास को कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कहना चाहिए कि जब हम शेयर्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम ये जिसके भी सामने हम यूज़ करते हैं, जिस भी मेथड के सामने या किसी क्लास के सामने, क्लास के नाम के आगे या किसी मेथड के आगे या किसी फंक्शन के आगे अगर हमने शेयर्ड कीवर्ड का यूज़ किया है, इट मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह में शेयर किया जा सकता है। एक्सेस स्पेसिफायर है ये हमारा। जैसे हमारे प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट का मतलब सिर्फ उसी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। वो पब्लिक है, मतलब वो पब्लिक होने का मतलब है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जा सकता है। और शेयर्ड का मतलब है कि एक से दूसरे में जहाँ पर आपको शेयर करना, जिस भी फंक्शन डेटा, जिस भी फंक्शन को, जिस भी मेथड को, जिस भी क्लास को आपको अगर शेयरेबल बनाना है तो उसके सामने हम लोग को शेयर कीवर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा हमारा मेथड है जो कि सब टाइप का है और मेथड का नाम है हमारा मेन, जिसको हमने शेयर टाइप का बनाया है। मतलब ये मेथड जो है, ये मेथड किसी दूसरे क्लास में या किसी दूसरे फंक्शन में, फंक्शन के साथ या किसी दूसरे मेथड के साथ या किसी क्लास के साथ किसी फंक्शन के साथ इजीली शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस मेथड का यूज़ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किया है, हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं अपने क्लास के, क्योंकि अभी तक हमने अपने क्लास के सिर्फ डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस को क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, ये बताया है। लेकिन उनका जो स्कोप है, उनका जो बिहेवियर है, वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेंगे, कि कैसे रिप्रेजेंट होंगे, कैसे एक्सेस किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब मेन मेथड के अंदर सब मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपने रेक्टेंगल क्लास का। और कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डीम कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डीम कीवर्ड का यूज़ करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं VB में। तो यहाँ पर हम डी कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं डीम RS न्यू। न्यू जो है, न्यू एक कीवर्ड है जो कि हमारे क्लास के डेटा, हमारा जो क्लास है रेक्टेंगल क्लास,
उसका जो नया मेंबर मतलब जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है उसके लिए एक मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं या कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं, तो सबको कोई ना कोई एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड के थ्रू रेक्टेंगल क्लास के लिए मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं और वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। उस मेमोरी का जो रिप्रेजेंटर होगा जहाँ पर इस क्लास के डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस होंगे वो होगा आर। तो यहाँ पर डीन आर एक ऑब्जेक्ट है, किसका है, एस न्यू रेक्टेंगल का। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लास जो है क्लास के ही टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो उसे एक्सेस कर पाएगा। क्योंकि क्लास हमारा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो ऑब्जेक्ट को भी किस नेचर का होना चाहिए, उस क्लास का। अगर ऑब्जेक्ट उस क्लास के नेचर का नहीं होगा तो ना ही हम उसके थ्रू उसका बिहेवियर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ना ही हम उसके डेटा मेंबर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ना ही हम उसके डेटा फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट को क्लास के बिहेवियर का होना ज़रूरी है। जैसे कि स्ट्रक्चर में होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम सी में स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो सी के स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होता है और वो स्ट्रक्चर वेरिएबल हमेशा स्ट्रक्चर के टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आर है वो किस टाइप का होगा, रेक्टेंगल टाइप का होगा, और न्यू कीवर्ड जो होगा उसके लिए मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब उसके बाद हम अपने फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, अपने डेटा फंक्शंस को। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर डॉट एक्सेप्ट डिटेल हमारा वो मेथड है जिसके थ्रू हमने लेंथ और विड्थ को एक वैल्यू दी थी। फिर उसके बाद हमारा है आर डॉट डिस्प्ले के थ्रू हमारे लेंथ, विड्थ और एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर मैंने गेट एरिया को कॉल नहीं किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमने अपने गेट एरिया को यहीं पर कॉल कर लिया है। प्रिंटिंग करते समय ही प्रिंटिंग डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ही हमने अपने गेट एरिया फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो आर डॉट डिस्प्ले को जैसे ही कॉल करेंगे तो गेट एरिया फंक्शन भी अपने आप कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद है कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पर कंसोल हमारा क्लास है और उसका एक मेथड है रीड लाइन मेथड जो है वो हमारी इन लाइंस को एग्जीक्यूट करवाने में मदद करता है। और उसके बाद हमारा सब मेन मेथड है हमने जिसको ओपन किया था उसका क्लोजिंग, और उसके बाद हमारा क्लास का क्लोजिंग। तो देखिए लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में क्लास को क्लोज किया जा रहा है, मतलब हमने जो भी अभी कोड लिखा है वो क्लास ब्लॉक के अंदर है। क्लास ब्लॉक हमने यहाँ पर ओपन किया था और अभी हमने यहाँ पर क्लास ब्लॉक को क्लोज किया है। अब उसके बाद यहाँ पर जब भी आउटपुट आएगा तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेंथ क्या है 4.5, विड्थ क्या है 3.5 और एरिया क्या है 15.75। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VB.NET के अंदर इस तरीके से हम अपना कोड लिखते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम इंस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो हमें इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है। डीम और जो भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वो, देन एस कीवर्ड, देन न्यू कीवर्ड जो है वो एरिया आपके उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करने में मदद करता है। और रेक्टेंगल हमारी क्लास है जिसके बिहेवियर के हिसाब से हमारा जो है आर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल के बाद दो पैरेंथेसिस ब्लॉक है,
तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट करना, न्यू कीवर्ड के साथ जब इसे यूज़ किया गया है तो ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा क्लास के नाम पर ही बनाया जाता है। ये कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करने का काम करता है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा स्मॉल में बता रही हूँ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसके साथ न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और देन क्लास का नाम लिखकर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं तो इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो होता है हमेशा वो क्लास के नाम का होता है और उसके साथ एक पैरेंथेसिस सिंबल होता है। इसे स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन कहते हैं। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल मेंबर फंक्शन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेसिफाई करने में, बनाने में मदद करता है। तो a class may have the member that can be accessible from outside class if so specified. Data members are called field and procedure members are called method. तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम क्लास बनाएंगे तो उसमें हम मेंबर यूज़ करेंगे। डेटा मेंबर्स को यहाँ पर फील्ड कहा जाता है। डेटा मेंबर्स आर कॉल्ड फील्ड एंड प्रोसीजर्स मेंबर्स आर कॉल्ड मेथड्स। और जो प्रोसीजर्स हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर मेथड्स कहा जाता है। शेयर मेथड और स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर हमारे पास शेयर मेथड्स हैं या स्टैटिक मेथड्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल किए जा सकते हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को विदाउट क्रिएटिंग, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए बगैर भी वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक VB.NET प्रोग्राम, VB.NET का जो बेसिक प्रोग्राम होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। आप लोगों को मैं ये अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और VB.NET के बारे में वो सारी जो जानकारी है, जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं हमें, ताकि हम VB.NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके एक अच्छा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकें। और अभी मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहूँगी कि कुछ भी चीज़ें एकदम से आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बेसिक लैंग्वेजेस से, लेकिन हम समझ जाएंगे इन्हें अगर हम कंटिन्यूटी में इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमें VB.NET में कोई भी प्रोग्राम हमें लिखना है तो हमें इस तरीके से इन पैटर्न से होकर गुजरना होगा। और जब भी हम VB.NET में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं हमारे, पहले तो क्लास क्रिएट करना, फिर उनके वेरिएबल डिक्लेयर करना, उनके मेथड्स बनाना और इन सारे मेथड्स और वेरिएबल्स को जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना, ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको यूज़ करना, उनके जो हमने जिस पर्पस के लिए उन्हें डिज़ाइन किया है, जिस पर्पस के लिए हमने क्लास को बनाया है उसे यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो भी हैं क्लास के डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस जो हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, अगर मान लीजिए हमारे पास एक फ्रूट क्लास है और फ्रूट क्लास से अगर मुझे मैंगो पिकअप करना है तो मुझे मैंगो ऑब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, और अगर मुझे ऑरेंज पिकअप करना है तो मुझे ऑरेंज ऑब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, तभी मैं उनके फीचर्स और उनके बिहेवियर को एक्सेस कर पाऊँगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमने रेक्टेंगल क्लास बनाया है और उन रेक्टेंगल क्लास को हमने कोई डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस दिए हैं तो उन्हें एक्सेस करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिनके थ्रू मैं उनके डेटा मेंबर्स को और उनके डेटा फंक्शंस को एक्सेस कर सकूँगी।
यहाँ पर VB.NET में उन डेटा मेंबर्स को फील्ड कहा जाता है और उन प्रोसीजर्स को मेथड्स कहा जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा सब चीज़ें सीखने में, लेकिन जब हमारा एक बेस बनता जाएगा और हमें धीरे धीरे ये जब समझ में आने लग जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसके लिए कंटिन्यूटी में इन सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर शेयर्ड मेथड्स हैं या स्टैटिक मेथड्स हैं तो उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये एक शेयर्ड मेथड बनाया था, तो ये शेयर्ड मेथड को हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया है, के थ्रू इन्वोक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि ये शेयर्ड कीवर्ड के साथ हमने इसे डिक्लेयर किया है। इनका जो बिहेवियर है वो शेयर टाइप का है। ये एक जगह से दूसरी जगह में ईज़िली शेयर किए जा सकते हैं, ईज़िली एक क्लास से दूसरे क्लास में या एक मेथड से दूसरे मेथड में यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगर हमने अपने मेथड को शेयर्ड या स्टैटिक बनाया है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमने उन्हें इस तरीके के मोड में रखा है तो उन्हें ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग इसको को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोगों को इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और इसी तरीके से आप वीडियोस देखते रहिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।